नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद सरोवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से और हिंदी के शिक्षक के तौर पर झुंझुनू में पद स्थापित हूँ। अपनी सेवाएं दे रहा हूँ या नौकरी कर रहे हैं, तैनात हैं। आज हमें और एक ऐसे कवि के विषय में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है जो कक्षा 10 में और कक्षा 11 में दोनों में पढ़ाए जाएंगे। साथ ही व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए हिंदी विषय से तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी और इन कवियों का जीवन और रचना परिचय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो गुजारिश करेंगे कि आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते चलेंगे। अपनी टिप्पणी के माध्यम से, वीडियो पूरा होने के पश्चात अपनी टिप्पणी के माध्यम से हमें और आपकी जो राय है, बहुमूल्य राय है, उस राय से भी अवगति करवाएंगे। क्योंकि बहुत तेज गर्मी है और कूलर चल रहा, तो थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत यदि आवाज़ आए तो आप उससे मैनेज करें। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नागार्जुन पर। आज कवि कौन है हमारे? नागार्जुन पर हम बात करेंगे। कक्षा 10 में NCERT का जो नया कोर्स है, सत्र 2021-22 में लागू हुआ है, उसमें उसके मुताबिक कक्षा 10 की और पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्या नाम है? क्षितिज। क्षितिज भाग 2, भाग 1 नवीं कक्षा में। इसमें 2 कविताएं शामिल है। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। इन दोनों कविताओं के रचयिता नागार्जुन है, जिनका जीवन परिचय और रचना परिचय आपके सामने लिखा है। और कक्षा 11 का वही NCERT, वही सत्र 2021-22 और हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 1। इसमें एक कविता संकलित है, बादल को घिरते देखा है। इन तीनों कविताओं के लिए एक साथ हमें और ये कवि परिचय पढ़ रहे हैं, जिसके लिए और हम गुजारिश करेंगे कि आप इसको पूरा देखें। देखिएगा, नागार्जुन का जन्म कब होता है? 30 जून 1911 ईस्वी को बिहार राज्य के मधुबनी जिले के सतलखा गांव, जो कि इनका ननिहाल था, में होता है। कब? 30 जून 1911 ईस्वी को। इनकी मृत्यु होती है 5 नवंबर 1998 ईस्वी को। वही बिहार है और बिहार का दरभंगा नामक जिला है। इनके माता पिता का नाम उमा देवी और गोकुल मिश्र थे। इनके माता कौन थी? उमा देवी और पिता थे गोकुल मिश्र। इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। देखिएगा, यहाँ लिखा भी आगे कहीं, ये देखिएगा यहाँ राहुल संकृतैन। राहुल संकृतैन का मूल नाम केदार पांडे था और उन्होंने श्रीलंका गए। श्रीलंका प्रवास के दरमियान उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात इनका नाम, वो अपना नाम और राहुल संकृतैन रख लेते हैं, या बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के पश्चात। उसी प्रकार से 1936 ईस्वी में और श्रीलंका जाते हैं कौन? वैद्यनाथ मिश्र। और वहां से 1938 में जब आते हैं तो बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर आते हैं और तब अपना नाम नागार्जुन ये धारण कर चुके होते हैं। और हिंदी साहित्य जगत में इनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन के नाम से ही संकलित है। इनके द्वारा, अब देखिएगा, इनका उपनाम क्या है? यात्री। यात्री क्या है? यात्री से के विषय में बात करें तो ये बिहार से रहने वाले थे और बिहार में जो भाषा बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, उसी प्रकार से बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है। और वहां की मैथिली भाषा में इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सब यात्री के नाम से लिखा। बहुत सारे लोग प्यार से इन्हें बाबा बुलाते थे और बचपन में किसी अंधविश्वास के चलते इनको ढक्कन के नाम से पुकारा जाता था। आप बात करते हैं कि ये राहुल संकृतैन की तरह ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनको 2-3 खंडों में हमने विभक्त किया है, आपके समक्ष लिखी है। उपन्यास की यदि हम बात करेंगे तो उपन्यास की बात करते करते हम देखते हैं कि एक तो रतिनाथ की चाची, बलचनमा, कुंभीपाक, नई पौध, दुखमोचन और वरुण के बेटे, इनके द्वारा लिखे गए सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। इनके द्वारा
लिखे गए ये महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि आपके सामने वहां बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ आप और बात करें तो कविता संग्रह यानी काव्य, कविताओं का संग्रह, काफी कविताएं इनकी सामने आई। युग धारा, शतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरश, हजार हजार बाहों वाली, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, हजार हजार बाहों वाली और मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा, पका है यह कटहल और प्रेत का बयान। ये चूंकि कविता संग्रह नहीं है प्रेत का बयान, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और हम कहें कि नागार्जुन के साहित्य में से यदि इसे निकाल पाना संभव नहीं है, इसके अकेली कविता के बिना इनका साहित्य पूर्ण नहीं माना जाता। इनके द्वारा जो खंड काव्य लिखे गए वो खंड काव्य कौन कौन से हैं? एक तो भस्मांकुर और भूमिजा, मैथिली रचनाएं, मैथिली भाषा में जो रचनाएं लिखी गई उनके नाम यदि हम देखें तो एक नाम तो है हमारे समक्ष चित्रा और दूसरा है पत्रहीन नग्न गाछ, मतलब पत्तों से विहीन नग्न नंगा गाछ शरीर। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले? तो मैथिली भाषा में लिखी गई रचना, और रचना का नाम यहाँ आपके सामने बोर्ड पे लिखा है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश का बिहारी भारत भारती सम्मान, दिल्ली का शिखर सम्मान और बिहार का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार भी इनको प्रदान किया जाता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण था तो साहित्य जगत में भारत में दिया जाने वाला साहित्य की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और संपादन इन्होंने दो प्रकार की पत्रों का किया। एक तो था दीपक जिसकी आवृत्ति मासिक थी हर महीने में और वह प्रकाशित होता था, और एक विश्व बंधु पत्रिका थी जो हर सप्ताह प्रकाशित हुआ करते थे। तो सप्ताह से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक एक पक्ष अर्थात 2 सप्ताह या 15 दिन में प्रकाशित होने वाली पाक्षिक, एक मास में एक महीने में प्रकाशित होने वाली मासिक और एक वर्ष से प्रकाशित होने वाली वार्षिक। अब देखेंगे इनके विषय में जो विशेष तथ्य है वो 1945 के आसपास का जो समय है, जो काल है, वो इनका समय माना जाता है। देखिएगा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का यदि हम उप विभाजन करें तो सबसे पहले पुनर्जागरण काल, फिर जागरण सुधार काल। अब पुनर्जागरण को भारतेंदु काल कहते हैं और जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल कहते हैं। एक लक्षणों के आधार पर और दूसरा महत्वपूर्ण जो लेखक या कवि हुए थे उनके नाम पर। तो पुनर्जागरण काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, साहित्यकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उनके नाम से जाना जाता है। दूसरा जागरण सुधार काल, उस समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उस जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल के नाम से अभिहित किया जाता है। उसके पश्चात तीसरा काल था छायावाद काल, और छायावाद के 3-4 स्तंभ हुआ करते थे। जयशंकर प्रसाद थे, सुमित्रानंदन पंत थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, महादेवी वर्मा थी। तो कुल मिलाकर छायावाद को प्रसाद पंत निराला काल के नाम से भी जाना जाता है। और छायावाद जो ही 1936 में बीता, छायावाद के तत्काल बाद मार्क्सवाद, जिसका साहित्य की दृष्टि से जिसे साम्यवाद के नाम से जाना जाता है, उस काल को प्रगतिवाद के नाम से अभिहित हिंदी साहित्य इतिहास में किया जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रगतिवाद था, उस प्रगतिवाद का यदि हमें दूसरा नाम यदि पूछा जाए तो हम कहेंगे नागार्जुन काल। तो नागार्जुन का साहित्य इतना महत्वपूर्ण था, आप जान सकते हैं कि 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक का जो काल था वो प्रगतिवाद या नागार्जुन काल के नाम से जाना जाता है। तो इनके साहित्य की परख, इनके साहित्य का महत्व, इनके साहित्य की महत्ता हमें समझ सकते हैं। बाद में भी इनकी रचनाएं आती रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र में रखते हुए और उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने काफी सारी कविताएं लिखी थी। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाले और सीधे साधे या अक्खड़ कवि के नाम से नागार्जुन जाने जाते हैं। नागार्जुन व्यंग्य के मामले में बड़े माहिर थे और व्यंग्य के मामले में माहिर होने की वजह से और कबीर के बाद सबसे अक्खड़ और फक्कड़ कवि माना जाता है तो वो नागार्जुन है। तो कबीर के बाद अक्खड़ सब दूसरा सबसे अक्खड़ कवि माने जाने वाले और व्यंग्य में माहिर होने की वजह से आधुनिक काल का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। ये पंक्ति आप याद रखें कि आधुनिक काल का कबीर किसे कहा जाता है। नागार्जुन की रचनाओं का मुख्य स्वर क्या था? भ्रष्टाचार, राजनीति, राजनीतिक पतन और स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब दल बदलना, ये लोग जो करते हैं वो, और समाज की पतनशील स्थिति इनकी रचनाओं का मुख्य स्वर रहा है। एउटा वो दो किताब लेना पुरोली। एक वो मेज पर पड़ी। तो इनकी रचनाओं का मुख्य स्वर क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, राजनीतिक पतन हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना अपनी रचनाओं के माध्यम से, राजनीतिक स्वार्थ या दल बदलूपन जो था नेताओं का उस पर आवाज उठाना, और समाज की जो पतनशील स्थिति है जैसे नारियों से संबंधित जो समस्याएं आज भी समाज में कायम है, जो कि जो हो सकता है थोड़ा बहुत सुधार हुआ हो, हालांकि ज्यादा सुधार हुआ नहीं है, तो उस स्थिति में उन चीजों पर इन्होंने और अपनी बातें लिखी हैं। आप ये देखेंगे इनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है नई पौध, और नई पौध में उन्होंने लेखक नागार्जुन ने, उपन्यास होने की वजह से लेखक और कविता होती तो कवि, तो लेखक नागार्जुन ने इसमें बेमेल विवाह की भेंट चढ़ने वाली एक बच्ची, एक लड़की का जीवन और बचा लिया था गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने। तो साहित्यकार की भूमिका यही होती है कि वो सीधे संदेश न देकर अपनी रचनाओं के माध्यम से और जो लोग हैं उन लोगों का हृदय परिवर्तन करते हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि जिस प्रकार से और नई पौध के लड़कों ने और अपने ही गांव की उस लड़की का बेमेल विवाह होने से बचा लिया था, उसी प्रकार से हम भी अपने गांव, शहर, रिश्तेदार में ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप देखेंगे बलचनमा, तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले ये बलचनमा एक व्यक्ति विशेष का नाम है, इसका मुख्य पात्र है, और उस मुख्य पात्र की स्थिति हालांकि वो बड़े गरीब परिवार से है, बावजूद इसके और जब बात शोषण की आई जमींदारों के द्वारा, तो बलचनमा ने और उनके सामने सीना ठोक के, थम ठोक के कहा कि हम आपसे संघर्ष करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार से समाज की राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक पतन और भ्रष्टाचार पर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। अपनी आगे बात करते हैं, अपनी रचनाओं के साथ गांव की चौपाल व मेलों में प्रचारार्थ, मतलब प्रचार करने के लिए नागार्जुन अकेले ऐसे कवि या पहले से कवि माने जाते हैं जो अपनी रचनाएं लेकर गांव-गांव घूमा करते थे और अपनी रचनाओं का प्रचार किया करते थे। जैसे मेरे जैसा नासिज भी अपने YouTube चैनल का फेसबुक, ट्विटर या कुटुंब या व्हाट्सएप के जरिए और अपना प्रचार प्रसार कर रहा है ताकि बच्चों तक जानकारियां पहुंच सके। उसी प्रकार से नागार्जुन भी अपनी रचनाओं का प्रचार किया करते थे। नागार्जुन को पहला ऐसा आधुनिक कवि माना जाता है जो अपनी रचनाओं का प्रचार करने के लिए गांव और गांवों में लगने वाले मेलों में जाया करते थे। आज के दिन वर्ष 2021 की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड से और एक लेखक हैं, नाम है उनका नवीन जोशी, और नवीन जोशी ने भी अपनी रचनाओं के प्रचार के लिए पुस्तक मेले, गांव में लगने वाले मेले और गांव की चौपाल, बस स्टैंड इत्यादि को चुना है। वो अपनी पुस्तकों का प्रचार स्वयं किया करते हैं या स्वयं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नवीन जोशी और रचना का नाम है टिकट शुदा रुक्का। इस टिकट शुदा
के लिए, और उन्होंने खूब प्रचार प्रसार न केवल सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि नागार्जुन की भांति अपनी रचनाओं, अपने संपर्क और गांव में भरने वाले मेलों और पुस्तक मेलों में अपनी इस रचना का प्रचार प्रसार किया है, और वहां से शायद खरीदने वाले लोगों को कुछ आर्थिक लाभ भी उनकी तरफ से दिया जाता था। बहुत अच्छी रचना है, यदि आप इन्हें इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ें, बहुत ही उम्दा रचना मानी जा सकती है। ये दोनों रचनाएं जो कि मैंने पढ़ी हैं नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बलचनमा और नई पौध। इसके बाद हम बात करें कि नागार्जुन का जो संपूर्ण साहित्य है, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का ये सारा का सारा साहित्य यदि हमें एक साथ पढ़ना है तो हमें कौन कौन सी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, रतिनाथ की चाचीर, बलचनमा, इस प्रकार से अलग अलग नहीं, हमें नागार्जुन रचनावली के नाम से पुस्तकें खरीदनी होंगी। और इस पुस्तक के कुल मिलाकर 7 भाग है। जैसे प्रेमचंद की कहानियों के मानसरोवर के नाम से 8 भागों में विभाजित है या 8 भागों में संकलित है, उसी प्रकार से नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य, पूरा का पूरा साहित्य नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 भागों में विभाजित किया गया है। अब यदि हम बात करें कक्षा 10 की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें यह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे, एक माँ और एक पिता, इन पर केंद्रित है। एक कवि जो कई दिनों पश्चात घर लौट कर आए, शायद हो सकता है नागार्जुन ने स्वयं पर लिखी हो, तो उनके घर में और उनका एक छोटा बेटा है जो उनको पहचानता नहीं है। जो ही वे और उसको गोद लेने का प्रयास करते हैं, गोदी में लेने का प्रयास करते हैं, वो बच्चा अपनी माँ की गोद से चिपक जाता है, और जब माँ की गोद में रहता है तब उसे इस बात का एहसास रहता है कि अब मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, मैं अपनी गुफा में हूँ, शेर अपनी माँ के पास है। तो वह अपने पिता या कवि की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराता है, और जब वह हंसता है तो उसकी मुख से दांत बाहर दिखाई देते हैं। तब कवि ने लिखी है कविता यह दंतुरित मुस्कान। और इस कविता को पढ़ने से कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो भी सरल हृदय बन सकता है। एक है फसल, तो ये दोनों 10वीं कक्षा में संकलित है, और बादल को घिरते देखा है। पहाड़ी प्रदेश में बादल किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से किन्नर किन्नरियों के जीवन में परिवर्तन आता है, इन चीजों को हम बादल को घिरते देखा है कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग प्रथम में पढ़ेंगे। और यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों कविताएं हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में कक्षा 10 के लिए पढ़ेंगे। और जब तक हम कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों में संकलित इन कविताओं को पढ़ें तब तक के लिए, और ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।